हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएसएस का पेपर आपका होने वाला है 30 तारीख को। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डीएसएस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं थ्योरेटिकल, वो सारे देखने वाले हैं। थ्योरी आपकी इस वीडियो से कवर हो जाएगी, थ्योरी आपकी इस वीडियो से कवर हो जाएगी। और जो न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल की जो वीडियो है आपको, सिर्फ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी, ठीक है। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उसमें कोई ऐसे नहीं हाई लेवल के न्यूमेरिकल होंगे, बेसिक न्यूमेरिकल होंगे जिनके आने की संभावना है। अगर एक भी न्यूमेरिकल आपका आ गया तो फिर भाई साहब 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, ठीक है। तो उनको ज़रूर देख लेना। बाकी का आपका डिज़ाइन आपकी इसी वीडियो से हो जाएगी। और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है और जितने भी फॉर्मूला हैं वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक के, ये नहीं सारे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को एक बात मैं स्टार्ट करने से पहले कह दूँ, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। अगर पहले कोई काम है तो पहले वो जाके कर लो, उसके बाद में ये वीडियो आकर के देखो, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक स्टील खंड का विवरण दीजिए। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि स्टील सेक्शन के टाइप कितने होते हैं। एक तो देखो आई सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, ठीक है, चैनल सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन हो गया। तो ऐसे आप लोगों को इनको जो है वर्गीकृत करना है। स्टील संरचना में विभिन्न प्रकार के मेंबर उपयोग में लाए जाते हैं जो संरचनात्मक इस्पातीय खंडों से बनाए जाते हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है। इंग्लिश में लिखा है मैंने, हिंदी यकीन मानिए हिंदी से ज़्यादा सरल इंग्लिश में है, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। इंग्लिश में आपको एक कॉमन वर्ड मिल जाएगा जो कि है रोल्ड स्टील। ये सब में रोल्ड स्टील यूज होना है, ठीक है। रोल्ड स्टील टी बार, ठीक है, टी सेक्शन, रोल्ड स्टील बार्स, रोल्ड स्टील प्लेट्स, ठीक है। और ये रोल्ड स्टील आई सेक्शन, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन। और रोल्ड स्टील की हिंदी होती है बेल्लित इस्पातीय। अब इसमें रोल्ड स्टील की जगह हटा दो, यहाँ लगा दो बेल्लित इस्पातीय आई खंड, बेल्लित इस्पातीय टी खंड। अब इनको आगे कैसे ड्राइव करना है वो इनके जो है नाम के बेसिस पे कर दो। जैसे ये आपका एंगल सेक्शन आ गया, तो एंगल सेक्शन आपका 2 टाइप का होता है, ठीक है। एंगल सेक्शन आपका 2 टाइप का होता है। पहला तो इक्वल एंगल सेक्शन होता है। इक्वल माने समान, समभुजीय, यानी कि ये भी भुजा समान होगी और ये भी, दोनों लेग इसके समान होंगी। और दूसरा होगा विषमभुजीय, यानी कि एक भुजा बड़ी और एक छोटी। तो ये हो गया विषमभुजीय एंगल सेक्शन। तो ये समभुजीय कोणीय खंड, इन खंडों की लेग की लंबाई समान होती है। ये खंड ISA से, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल से प्रदर्शित होते हैं। ISA का पूरा नाम इंडियन स्टैंडर्ड एंगल होता है। ISA के अनुसार इनका न्यूनतम साइज 20-20 और 3-20 लेग, और ये भी लेग की लेंथ है, और ये 3 जो है उसकी थिकनेस है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, वो मोटाई जो है वो थिकनेस है, ठीक है। हाँ, तो इनका न्यूनतम साइज होता है 20 × 20 × 3, और इसका मैक्सिमम साइज होता है 200 × 200 × 25 mm। किसका? इक्वल एंगल सेक्शन का। बाकी ये इसका डायग्राम है। इसमें हमने कौन सा एंगल सेक्शन यूज किया है? 55 × 5, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 55, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 55, दोनों बराबर है, ठीक। अब देखो इनका जो है, जो CXX और CYY है, यहाँ से सेम दूरी पे होगा, यहाँ से भी सेम और यहाँ से भी सेम डिस्टेंस पे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि CXX बराबर होगा CYY के, ठीक है। और ये क्या आ गया? ये उनका आ गया ग्रेविटी पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये लोड पोजीशन आ गई, ठीक। चलिए, इसमें क्या है, CXX और CYY की वैल्यू स्टील टेबल से लेते हैं, जिसमें अर्थात समकोणीय खंड में ये दोनों जो है समान होते हैं, ठीक है। इसे हम C1 और C2 के नाम से भी जानते हैं। अनइक्वल एंगल सेक्शन में क्या होगा? अनइक्वल एंगल सेक्शन में एक लेग की लेंथ बड़ी और एक की छोटी होगी। जब बड़ी छोटी है तो CXX और CYY की वैल्यू भी अलग होगी। टी सेक्शन जो है, टी सेक्शन आपके टी शेप का होता है, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये वाला, ठीक। ये जो होता है ये टी शेप का होता है, ठीक है। इसको कहते हैं वेब, और ऊपर का जो प्लेट होती है फ्लैट टाइप की, उसको फ्लेंज कहते हैं।
ठीक है। और ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं डी, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, गहराई इसको बोलते हैं। और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है ब्रेथ बोलते हैं इसको, चौड़ाई। आई बात समझ में, ठीक है। इसका सी एक्स एक्स ये हो जाएगा, वो बाई बाई ये हो जाएगा, और एक्स एक्स ये हो जाएगा इसका। अच्छा, इनके टाइप देख लो। ये खंड भी में बहुत सारे प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो लाइट टी बीम, जूनियर टी और हैवी टी और स्पेशल टी। आगे आपको आईएस लगाना। आईएस का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी, ठीक है। और इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी सेक्शन, और इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल टी सेक्शन। आई बात समझ में। टी खंड का न्यूनतम साइज ISNT 20 होता है, और ISNT 250 मैक्सिमम साइज होता है। चैनल खंड ये सी टाइप के होंगे भाई, देख लो सी टाइप के कैसे होंगे। ये देखो यहाँ पे ये सी शेप दिख रही है तुमको, ये जो है चैनल खंड होते हैं। ये चैनल खंड भी 4 तरीके के होते हैं। एक तो इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, सेक्शनल चैनल, लाइट चैनल और मीडियम चैनल। तो ये जो है याद रखना। इनको हम 2 तरीके से जो है जोड़ सकते हैं, 2 तरीके से रखा जाता है इनको। एक तो बैक टू बैक और एक फेस टू फेस। देखिए, जब इनका जो बैक है, इन दोनों को आपस में ऐसे इस तरीके से आपस में एक दूसरे की तरफ मुँह करके रख दिया जाए तो बैक टू बैक। और फेस टू फेस ये वाला, इनके फेस को आपस में क्या मतलब आपस में एक दूसरे के समान रख दिया जाए। आई सेक्शन, आई खंड कैसा होगा, ये आई टाइप का होगा, देख लो ये आई टाइप का होगा आई सेक्शन। और बाकी ये फ्लेंज हो जाएगी इसकी, ये भी फ्लेंज हो जाएगी, ये वेब हो जाएगी, बीच का जो इतना पार्ट है ये वेब हो जाएगा, ठीक है। और जो वेब की जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी से, और इस पूरे की डिस्टेंस को उसको स्मॉल डी से, और पूरे की डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मोटाई होगी इसकी H1 मान लो, ये वाली मोटाई होगी इसकी H2 होगी। अब इसमें जो है क्या है, ये रिवेटिंग कर दी है हमने यहाँ पे एंगल सेक्शन लगा के आई में। नेक्स्ट है ट्यूबुलर सेक्शन। ये क्या है, ट्यूबुलर सेक्शन जो अंदर से खोखला होता है। यह एक पाइप की तरह खोखला सिलेंडर होता है जिसका उपयोग गैसों के प्रवाह, तरल पदार्थ के प्रवाह आदि के अलावा संरचनात्मक इस्पात में भार को सहन करने के लिए बनाया जाता है। आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास 1 किलो ठोस लोहा है, सॉलिड आयरन, और उसी 1 किलो ही सॉलिड आयरन का अगर आप खोखला मतलब पाइप बना देते हो तो कंपैरिजन टू उसके वो ज़्यादा स्ट्रेंथेबल होगा, वो ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है। ट्यूबलेस आंतरिक दबाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए इनकी आंतरिक सतह अधिक मजबूत होती है। इनका उपयोग IS कोड 1161 के अनुसार किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। बाकी ये पढ़ लेना इसके बारे में, इसके लाभ और हानि दे रखे हैं। बाकी मैंने ट्यूबुलर सेक्शन आपको बता दिया होता क्या है, अगर आ गया तो लिख दोगे, इतना पता है। आगे है रोल्ड स्टील बार। रोल्ड स्टील बार 2 टाइप के होते हैं, एक तो राउंडेड बार होते हैं और एक होते हैं आपके इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार। तो ये जो गोल टाइप के हो गए राउंडेड बार हो गए, और ये स्क्वायर बार हो गई, और ये है आपका ट्यूबुलर सेक्शन। उसमें डायग्राम बनाना था, इसमें बन गया है ट्यूबुलर सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे रिवेट वाले चैप्टर में। अब देखिए रिवेट क्या है। रिवेट विभिन्न प्रकार के रिवेटों का वर्गीकरण कीजिए। तो रिवेट क्या है, यह एक परमानेंट जॉइंट के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके ऊपर के सिरे को हेड और नीचे के सिरे को शंक कहा जाता है। इस तरीके से बना के लिख दीजिएगा कि रिवेट छिद्र का डाया रिवेट के डाये से 1.5 mm या फिर 2 mm अधिक होना चाहिए। इस तरीके से रिवेट के बारे में जो है आप बना के लिख देना। बाकी इसके जो है वर्गीकरण के बारे में देख लेते हैं। वर्गीकरण के बारे में देखेंगे तो लेकिन वर्गीकरण के बारे में देखोगे तो ये 3 टाइप से वर्गीकृत किए गए हैं। पहला तो शीर्ष के आधार पे, यानी कि किसी का शीर्ष, अरे डायग्राम देखो मैं बनाऊँ, ये रिवेट होता है, ठीक है। ये ऊपर का हो गया हेड हो गया, और ये नीचे का पोर्शन हो गया शंक। ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया शंक, ठीक है। अब देखो शीर्ष के आधार पे जो हेड है, इनके आधार पे भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, किसी का शीर्ष गोल होगा, किसी का ऐसा इस तरीके का होगा, ठीक है, किसी का जो है बिल्कुल चौकोर होगा। तो इस तरीके से ये बटे हुए होते हैं।
दूसरा है स्थान व शक्ति के आधार पे। स्थान व शक्ति के आधार पे कैसे? देखो कुछ रिवेट होते हैं जो साइट पे मशीनों के द्वारा लगाए जाते हैं, यानी कि हस्तचालित क्षेत्र रिवेट, इनको बोलते हैं साइट पे जो मशीनों के द्वारा लगाए जाते हैं। और एक होता है हस्तचालित शॉप रिवेट, और ये रिवेट जो होती हैं ये साइट पे नहीं, ये शॉपों में बनाए जाते हैं मशीनों के द्वारा। तो आप देख लेते हैं शीर्ष के आधार पर रिवेटों का वर्गीकरण। वैसे हैं तो बहुत सारे टाइप, लेकिन मैंने चार ही आपको यहाँ पे दिए हैं, इनको ही आपको याद करना है। पहला है स्नैप हेड। स्नैप हेड में ये सिंपल सा सीधा सा इतना ध्यान रखो, ये यहाँ पे लाइन है, ऐसे करके है ये, ठीक है। देन है पेन हेड। पेन हेड में इसका हेड इस तरीके का होगा। राउंडेड हेड में इसका हेड राउंड होगा, और फ्लैट हेड में इसका हेड फ्लैट होगा। तो ये चार टाइप के जो है आपको रिवेट ध्यान में रखने हैं। बाकी इनका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक 0.7D, ये भी 0.7D, और ये होती है 0.25D, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखना शीर्ष के आधार पे। और नेक्स्ट है स्थान व शक्ति के आधार पे। स्थान व शक्ति के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हस्तचालित रिवेट, यानी कि जो हाथों से लगाए जाते हैं साइट पे। शक्ति चालित क्षेत्र रिवेट, ये जो है साइट पे मशीनों से लगाए जाते हैं रिवेट। शक्ति चालित शॉप रिवेट, ये शॉप पर बनाकर लाए जाते हैं, मतलब शॉप में बनाए जाते हैं मशीनों के द्वारा, दुकानों में या फिर औद्योगिक केंद्रों में। लगाने के आधार पे दो तरीके होते हैं, तो कोल्ड रिवेट और एक हॉट ड्रिवन रिवेट, यानी कि एक तो गर्म करके लगाए जाते हैं और एक ठंडे करके लगाए जाते हैं। तो ये रिवेटों का वर्गीकरण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लैप जॉइंट और बट जॉइंट में अंतर क्या है? जब हम दो प्लेटों को एक के ऊपर एक चढ़ा के रख दें, जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों को एक के ऊपर एक चढ़ा दिया, यहाँ पे रिवेट जोड़ दिया, तो ये लैप जॉइंट हो गया। बट जॉइंट में क्या है, हम कवर प्लेट लगा देते हैं, ये हमने यहाँ पे ये कवर प्लेट लगा के इनको जोड़ा है दोनों को, और इन दोनों प्लेटों को आमने सामने रख के कवर प्लेट लगाकर रिवेट द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो वो बट जॉइंट होता है। अब इनमें अंतर क्या है? देखो इनमें अंतर ये है, इनमें जो रिवेट यूज किए जाते हैं लैप जॉइंट में, उनके शंक जो लंबाई है शंक की वो कम होती है, लेकिन इनमें शंक की लंबाई अधिक होती है। देख लो, होती है कि नहीं, पहला अंतर। दूसरा, इसमें कवर प्लेट का उपयोग नहीं होता, इसमें कवर प्लेट का उपयोग किया जाता है। बाकी मैंने दे भी रखे हैं आगे, हाँ ये दे तो रखे हैं, देखो बहुत ईजी से ऐसे याद हो जाएंगे। इसमें कवर प्लेट का प्रयोग नहीं होता, किसमें? लैप जॉइंट में, लेकिन इसमें कवर प्लेट का प्रयोग होता है। इसमें रिवेट का शंक कम लंबाई का होता है, लेकिन इसमें रिवेट का शंक जो है ज़्यादा लंबाई का होता है। रिवेट का शंक का मतलब ये जो है ये रिवेट हो गया ये, तो ये जो पोर्शन है ये शंक कहलाता है। इसमें एकल तल में कर्तन होता है, लेकिन इसमें दोहरे तल में कर्तन होता है। इसमें बल की क्रिया रेखाओं में उत्केंद्रता नहीं होती, और इसमें बल की क्रिया रेखाओं में उत्केंद्रता होती है। किसमें? आपके जो है लैप जॉइंट में, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एकल तल में कर्तन होता है। नेक्स्ट देखिए, रिवेटों के लिए अनुमन्य या फिर अनुज्ञेय प्रतिबलों की मान और इनकी सीमा बताइए। रिवेटों के लिए एक तो देखो तीन टाइप के रिवेटों के लिए पढ़ेंगे हम, एक तो हस्तचालित रिवेट, शक्ति चालित क्षेत्र रिवेट और शक्ति चालित शॉप रिवेट। शुरुआत करते हैं नीचे से, शक्ति चालित शॉप रिवेट से। बस इनकी वैल्यू याद रखो, इनका अक्षीय तनन 100, अपरूपण 100 और धारण इनका 100, यानी कि तनन 100, अपरूपण 100 और धारण भी 300, धारण 300। अब इनका 10% कम इनमें आ जाएगा, 10% कम इनमें आ जाएगा, 10% कम इनमें आ जाएगा। तो देखो इसका 100 का 10% 90, 90 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 100 का 10% 90, 90 यहाँ आ गया। इसका 10% 270 यहाँ पे आ गया। 90 का 10% 80 यहाँ पे आएगा, मिस्टेक हो गई है, वहाँ पे 80 लिख लेना आप, यहाँ पर भी 80 आएगा, और फिर यहाँ 250 आएगा। तो कहने का मतलब है कि क्षेत्र जो शक्ति चालित जो शॉप रिवेट होते हैं वो जो है शक्ति चालित क्षेत्र रिवेट से 10% अधिक होते हैं। तो 10% अधिक होते हैं, तो इसलिए कम करके 10% लिख दिया जाता है। आगे नोट पॉइंट में मैंने दिया रखा है यहाँ पे कि शक्ति चालित क्षेत्र रिवेट शक्ति चालित शॉप रिवेट से 10% कम लिए जाते हैं। धारण प्रतिबल हस्तचालित रिवेटों के लिए FY व शक्ति चालित रिवेटों के लिए 1.2 FY से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या? धारण प्रतिबल हस्तचालित रिवेटों के लिए FY से और शक्ति चालित रिवेटों के लिए 1.2 FY से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
फेलियर ऑफ रिवेट जॉइंट, रिवेट जॉइंट के फेलियर, 4 फेलियर हैं। एक तो शीयर में फेल हो जाए, कर्तन में फेल हो जाए, बियर में धारण में फेल हो जाए, टीयर में यानी कि तनन में फेल हो जाए, या फिर ये प्लेट वाला है बियर टीयर फेलियर ऑफ प्लेट, यानी कि प्लेट जो है तनन में फेल हो जाए या प्लेट जो है बियर में फेल हो जाए। तो ये 4 तरीके के फेलियर हैं रिवेट के, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट है रिवेट जॉइंट की सामर्थ्य और दक्षता ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपका जो है शाम वाली क्लास में देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझना। देखिए रिवेट जॉइंट की अगर हमको सामर्थ्य निकालनी है तो सामर्थ्य हम जो है 3 उसमें निकालेंगे, 3 सामर्थ्य निकालेंगे। पहला तो तनन सामर्थ्य निकालेंगे जब प्लेट तनन में विफल हो जाए। दूसरा निकालेंगे उसकी शियर में सामर्थ्य यानी कि कर्तन में सामर्थ्य, शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे। और तीसरा उसकी बियर सामर्थ्य, बियर स्ट्रेंथ यानी धारण प्रतिबल निकालेंगे। तो पहला टेंजाइल स्ट्रेंथ निकालूँ तो इसको हम P और T से डिनोट करते हैं। T का मतलब टेंजाइल, तो ये होता है P माइनस D। अब ये D क्या है? D है ये डाया ऑफ वो जो होल डाया है, यहाँ पे होल डाया किसके बराबर होता है? 5 + 1.5। 5 का मतलब क्या होता है? ये रिवेट का डाया होता है 5, ठीक है। नेक्स्ट इसकी शियर स्ट्रेंथ, हाँ तो इसका फॉर्मूला देख लो, याद कर लो, P - D × T × FT, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, तो इस रिवेट की शियर स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है PS। N है ये नंबर ऑफ क्या कहते हैं इसको, नंबर ऑफ जैसे द्विकर्तन में हो गया, द्विकर्तन तल, एकल कर्तन तल, एकन कर्तन तल हो गया। तो अगर एकल कर्तन तल है तो उसमें n की वैल्यू 1 होगी, और द्विकर्तन तल है तो उसमें n की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। जैसे बट जॉइंट में नहीं होता, बट जॉइंट में द्विकर्तन तल होता है, बट जॉइंट में क्या होता है? द्विकर्तन तल होता है। तो इसमें n की वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है। बाकी लैप में तो 1 ही चलता है। हाँ तो इसका फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेंथ का PS = N × π/4 का 4D² × FS, और इसका बियर का PV = D × T × FB। T क्या है? T यहाँ पे T की वैल्यू डिपेंड करेगी आपकी प्लेट की थिकनेस पे। अगर थिकनेस ऑफ प्लेट, जो मेन प्लेट है उसकी थिकनेस और कवर प्लेट की थिकनेस, उन दोनों में से जो भी कम होगी वो T की वैल्यू लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी जोड़ों की दक्षता। अब देखो जोड़ों की दक्षता कैसे निकालते हैं। अब 1 मिनट यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे छूट रही है, क्या है? देखो जैसे ही आप इन तीनों को निकाल लोगे, यहाँ पे PT, PS और PB, जैसे ही इन तीनों को निकाल लोगे तो जोड़ की जो सामर्थ्य है, जोड़ की जॉइंट स्ट्रेंथ के लिए आपको इन तीनों में से जो भी कम वैल्यू होगी वो तुम्हारी जॉइंट स्ट्रेंथ हो जाएगी। और जोड़ों की दक्षता में जॉइंट स्ट्रेस का बहुत काम होता है। जॉइंट स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, जोड़ों की दक्षता, इसको नीटा बोलते हैं। नीटा = जॉइंट स्ट्रेंथ और अपॉन में प्लेट स्ट्रेंथ यानी कि ठोस प्लेट की सामर्थ्य। और ठोस प्लेट की सामर्थ्य हम कैसे निकालते हैं? ठोस प्लेट की सामर्थ्य नीचे दे रखा है, जब कोई रिवेट ना लगा हो तो तनन सामर्थ्य ही, जो तनन सामर्थ्य होती है हमारी कौन सी? PT, वही हमारी ठोस प्लेट की सामर्थ्य हो जाती है, यानी कि क्या होती है वो? D × T × FT, ठीक है। और D की जगह आ जाता है, जब वही नहीं है, जब रिवेट ही नहीं है तो वही D की जगह क्या लेंगे? D की जगह लेंगे B, यानी कि उसकी प्लेट की ब्रेथ × T और × FT। तो ये उसकी ठोस प्लेट की सामर्थ्य हो जाएगी। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल्ट क्या है, यह कितने प्रकार का होता है समझाइए। देखिए बोल्ट के द्वारा हम जो है क्या करते हैं, बोल्ट के द्वारा हम अस्थायी जोड़ लगाते हैं।
यानी टेम्पररी जोड़ लगाते हैं, उसको जब चाहो जोड़ लगा दो, जब चाहो बोल्ट को खोल लो। तो यह एक कैसा टेम्पररी जोड़ जॉइंट होता है। और इसमें जो है 3 पोर्शन होते हैं। ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, ऊपर वाला भाग, उसको हेड बोलते हैं, और जिस पे जो ये कटे होते हैं ना ये, उसको थ्रेड बोलते हैं, थ्रेड। और जो बाकी का हिस्सा रह जाता है इसको शैंक बोलते हैं। तो इस तरीके से आप बोल्ट के बारे में बता सकते हो। मैंने यहाँ पे जो है इनके टाइप्स को लिया है। बोल्ट के टाइप्स तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने कुछ इम्पोर्टेंट और आसान से जो है टाइप यहाँ पे लिए हैं, जैसे आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएंगे। टी बोल्ट, जे बोल्ट, यू बोल्ट, स्टेप बोल्ट, शोल्डर बोल्ट, रूफ बोल्ट, आई बोल्ट और पिलो बोल्ट। बस ये इनके डायग्राम देख लेना एक बार। ये टी बोल्ट हो गया, जे बोल्ट हो गया, ये यू बोल्ट हो गया, यू शेप वाला, ये स्टेप बोल्ट हो गया, ये शोल्डर बोल्ट हो गया, ये आई बोल्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, ये बोल्ट वाला भी काम ख़त्म। और इसकी PDF चाहिए आपको तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 78 95 65 43 एंड 42। इस पे जो है मुझे जो है मैसेज करना, तो मैं PDF आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बोल्ट के बाद में रिवेट जोड़ और बेल्ट जोड़ों की तुलना। रिवेट जोड़ और बेल्ट जोड़ों में क्या अंतर है? देखिए, रिवेट जोड़ में क्या होगा, आपको उसमें ज़्यादा ठोका पीटी करनी पड़ेगी। उसको ठोक कर ही तो लगाते हैं रिवेट को, तो ठोकने से क्या होगा, शोर उत्पन्न होगा, तो उससे नॉइस पॉल्यूशन होगा, यानी अत्यधिक शोर उत्पन्न होता है। लेकिन बेल्ट जोड़ में ऐसा कुछ नहीं होता, ज़्यादा शोर इसमें उत्पन्न नहीं होता है। रिवेट जोड़ की तुलना में बेल्ट जोड़ अधिक सुदृढ़, यानी कि जो बेल्ट जोड़ है वो काफ़ी मजबूत होती हैं कंपैरिजन टू रिवेट जॉइंट। बेल्ट जोड़ की दक्षता रिवेट जोड़ की दक्षता से अधिक होती है, या फिर यूँ कहें कि 100% होती है। बेल्ट जोड़ में कम समय लगता है, ये भी बात सही है। रिवेट जोड़ की तुलना में बेल्ट जोड़ में कम सावधानी बरतनी पड़ती है। बेल्ट जोड़ लगाते समय शोर नहीं होता, जबकि रिवेट जोड़ में अत्यधिक शोर होता है। बेल्ट जोड़ के लिए कम कारीगरों की आवश्यकता है। भाई एक आदमी बेल्ट जोड़ कर सकता है, एक आदमी बेल्ट जोड़ कर सकता है, लेकिन एक आदमी रिवेट नहीं लगा सकता। उसके लिए एक से ज़्यादा मल्टीपल पर्सन चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, वेल्ड जोड़ के लिए कम कारीगर, ठीक है, और वेल्ड जोड़ के लिए एक कुशल कारीगर चाहिए। भाई ये थोड़ा सा इसका वो है कि भाई इसके लिए आपको कुशल कारीगर की आवश्यकता है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन स्लॉट वेल्ड एंड प्लग वेल्ड। स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड में अंतर क्या है, ये उसने जो है पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड में अंतर। देखिए खांचा वेल्डिंग क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है खांचा वेल्डिंग, स्लॉट वेल्डिंग। अवयवों को जोड़ने के लिए एक अवयव के बीच में खांचा काट लिया जाता है, फिर इसे दूसरी प्लेट पर रखकर इसके चारों ओर वेल्डिंग कर दी जाती है। इसे ही हम स्लॉट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे मान लो एक प्लेट ये है आपकी, चल जा भाई, और यहाँ पे एक प्लेट ये है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसके बीच में यहाँ पे ये काट लिया खांचा। अब इस खांचे के चारों साइड पे किनारों पे हमने ऐसे करके वेल्डिंग कर दी। ये दिख रहा है तुमको, ये यहाँ पे इस तरीके से हमने वेल्डिंग कर दी। तो पूरा नहीं भरा है, लेकिन हमने इस खांचे के किनारे के जो छेद किया है हमने, वो पूरा नहीं भरा है, लेकिन उसके किनारे चारों तरफ जो किनारे हैं वहाँ पे वेल्डिंग कर दी है। तो ऐसी वेल्डिंग को खांचा वेल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए प्लग वेल्डिंग। प्लग वेल्डिंग में क्या है, इसमें हम खांचा काट के और उसको पूरा भर देंगे, तो ये प्लग वेल्डिंग हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, नेक्स्ट वेल्डिंग क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। वेल्डिंग यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो धातुओं के टुकड़े आपस में उनके किनारों को गर्म करके जोड़ा जाता है। यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा दो धातुओं के टुकड़ों को आपस में गर्म करके उनके किनारों को क्या करते हैं, उनको हम जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें
गर्म करने से किनारे गर्म होकर पिघल जाते हैं और बाद में ठंडा होकर ये आपस में चिपक जाते हैं। और ये गर्म करने के लिए तापमान है वो 1450 से 1500 तक होना चाहिए। वेल्डिंग करने की अनेक विधियां हैं, जैसे फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग क्या हो गई भाई? फोर्ज वेल्डिंग, इस विधि में जोड़ने वाले अवयवों के सिरे द्रव अवस्था में आने तक गर्म किए जाते हैं। बाद में उन्हें यांत्रिक विधि से दबाव डालकर क्या किया जाता है, उन्हें जोड़ दिया जाता है। तो ये आपकी फोर्ज वेल्डिंग हो गई। थर्मिट वेल्डिंग में क्या होता है कि इसमें थर्मिट द्वारा वेल्डिंग की जाती है, और जो थर्मिट होता है वो आपका लोह अयस्क और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। गैस वेल्डिंग, इसमें गैस के द्वारा वेल्डिंग की जाती है, और जो गैस की आग है और ज्वलनशील गैस जो है वो होती है इसमें कौन सी? ऑक्सी एसिटिलीन नामक गैस होती है, जिसकी ज्वाला से लाल करके वेल्डिंग के छड़ को पिघला के वेल्डिंग की जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रतिरोध वेल्डिंग। प्रतिरोध वेल्डिंग में क्या होगा? दो किनारे प्लेटों के इनको सटाओ आपस में और इनमें विद्युत धारा प्रवाह करो। जैसे ही करंट प्रवाह होगा इनमें, तो यहाँ पे प्रतिरोध होने के कारण ये सिरे गर्म हो जाएंगे। जब गर्म हो जाएंगे तो इनको जो है आपस में जोड़ दिया जाता है दाब लगा के। धातु आर्क वेल्डिंग, इसमें भी किसका? विद्युत आर्क द्वारा अवयवों को जोड़ा जाता है, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और जिससे इलेक्ट्रॉन पिघल के वहाँ जम जाता है और वे जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिलेट वेल्ड के विभिन्न परिमाप के बारे में समझाइए। फिलेट वेल्ड होता क्या है? ये एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट, अब इनको यहाँ पे हमने ऐसे करके वेल्डिंग कर दी, तो ये फिलेट वेल्ड हुई। दोनों प्लेटों को लैप करा के वेल्डिंग कर देना, लैप जॉइंट की तरह, तो वो फिलेट वेल्ड होता है। ठीक है, उसका परिमाप क्या है? उसका परिमाप ये है कि उसमें हमें साइज ऑफ जो वेल्ड है उसका साइज निकालना है, उसकी लेग लेंथ निकालनी है, उसकी थ्रोट थिकनेस निकालनी है, वेल्ड की माप साइज ऑफ वेल्ड निकालना है, प्रभावी इफेक्टिव लेंथ निकालनी है। तो देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखो यहाँ पे देखिए, ये हमने वेल्डिंग कर रखी है इस तरीके से, और इतना ही डायग्राम मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है तुमको समझाने के लिए। कैसे? देखो, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ L2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ L1 है। ठीक है, अब L2 और L1 में, समझना मेरी बात, L2 और L1 में जो सबसे कम होगा वो तो होगा साइज ऑफ वेल्ड, यानी कि वेल्ड का परिमाप। मान लो L1 की वैल्यू 5 है और L2 की वैल्यू 6 है, तो इसमें जो साइज ऑफ वेल्ड होगा वो L1 लिया जाएगा, L1 = 5। अच्छा, जो मिनिमम होता है वो तो साइज ऑफ वेल्ड लिया जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, उसको लेग लेंथ लिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पे थ्रोट थिकनेस क्या होती है? उसके रूट से ये जो थिकनेस है, ये वाली, ये जो थिकनेस है, यही इसकी थ्रोट थिकनेस T कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है भाई? T कहलाती है। और आपकी इफेक्टिव लेंथ, चलिए अब आगे पढ़ ही लेते हैं सब। ये टांग लंबाई दे रखी है। बेल्ट की लेग लेंथ संलग्न क्षेत्र यानी फ्यूजन जोन में बने त्रिभुज के दो समान भुजाओं में से किसी एक के बराबर होती है। L1 व L2 में से जिसकी लंबाई अधिक है उसको लेग लेंथ कहते हैं। ठीक है, उसी की लेग लेंथ होगी। बेल्ट की माप L1 व L2 में से जो मिनिमम है, और इसे हम S से दर्शाते हैं, साइज ऑफ वेल्ड को। प्रभावी मोटाई क्या होती है? यदि हम बेल्ट की छड़ से बेल्ट के द्वारा बने त्रिभुज के कर्ण पर एक लंब डाल दें, तो इस लंब की दूरी को कंठ की मोटाई जो है T कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? T कहते हैं। और ये कितनी होनी चाहिए? जो T है आपकी वो 0.7 टाइम्स होनी चाहिए साइज ऑफ वेल्ड S की। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको ज़रूर ध्यान रखना। प्रभावी लंबाई क्या होती है? फिलेट वेल्ड की कुल लंबाई यानी कि कैपिटल L में से जो वेल्ड का साइज है उसका 2 गुना करके माइनस कर दें तो हमें ये इफेक्टिव लेंथ L मिल जाएगी, स्मॉल l। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ
फिलेट वेल्ड, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है P = KS/FS × L, और K क्या है? K की वैल्यू 0.7 × S साइज ऑफ वेल्ड, FS शियर फोर्स और × L उसकी लेंथ। बट वेल्ड क्या है? अब देखो वो फिलेट वेल्ड था, अब ये है बट वेल्ड। तो बट वेल्ड में, बट जॉइंट में क्या था? दोनों प्लेटों को आमने सामने रख दो। और फिलेट वेल्ड में भी बट वेल्ड में भी दोनों प्लेटों को आमने सामने इस तरीके से रखे। अब यहाँ पे वेल्डिंग कर दी जाती है, इसमें वेल्डिंग मटेरियल भर दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। जब दो अवयवों को आमने सामने रखकर वेल्डिंग कर दी जाए तो ऐसे वेल्ड को बट जॉइंट या फिर वेल्ड कहते हैं। जब पूरक पदार्थ एक ही तरफ से भरा जाए, यानी कि यहीं से भरा जाए केवल ऊपर से ही, तो इसे सिंगल बट जॉइंट कहते हैं। और जब दोनों से भरा जाए, नीचे से भी भर दिया जाए, तो इसे डबल बट जॉइंट कहते हैं। आकृति के अनुसार बट जॉइंट निम्नलिखित टाइप के होती हैं। जैसे देखो यहाँ पे बट जॉइंट के टाइप सिंपल से सीधे से याद हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे एक ही कट रहा है ये, और एक ही जो है बी बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगल बी बट जॉइंट, सिंगल बेवल बट जॉइंट। और यहाँ पे एक ही प्लेट कट रही है, इस तरीके का डायग्राम बनना है, इस तरीके का, उसको कहेंगे डबल बेवल बट जॉइंट। लेकिन अगर बी का स्ट्रक्चर दिखे तुमको इस तरीके से, तो उसको सिंगल बी बट जॉइंट, और दोनों तरफ नीचे भी और ऊपर भी, तो इसको डबल बी बट जॉइंट। ऐसे ही जे का स्ट्रक्चर दिखे, ये किसका? ये यू का स्ट्रक्चर है, तो सिंगल यू, और यहाँ पे एक यू ये और एक यू ये, डबल यू बट जॉइंट। ये है सिंगल जे बट जॉइंट, और ये डबल जे बट जॉइंट, ठीक है। चलिए ये तो हो गए इनके टाइप। अब देख लेते हैं क्या अगला क्वेश्चन है। कंप्रेशन मेंबर में पहुंच गए भाई हम। कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन है कि अनुज्ञेय तनन प्रतिबल क्या है? सॉरी, कंप्रेशन नहीं, वो क्या कहते हैं, टेंशन मेंबर। अनुज्ञेय तनन प्रतिबल क्या है? अनुज्ञेय उपांग, जो तनन उपांग है, उसकी सामर्थ्य और खंड का निबल क्षेत्रफल क्या होता है? बड़ी ही बारीकी से समझाइए। देखिए, अनुज्ञेय तनन प्रतिबल क्या होता है? अनुज्ञेय तनन प्रतिबल, इसको हम FT से दर्शाते हैं। FT नहीं तो सिग्मा AT ले लो, सिग्मा AT इससे दर्शाते हैं। और ये जो होता है ये 0.6 × F/y के बराबर होता है, और F/y की वैल्यू होती है आपकी 250। तो यहाँ से ये निकल आएगा कितना? 150, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि तनन उपांग में अनुज्ञेय प्रतिबल की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। सिग्मा AT = 0.6 F/y, और FT बराबर होता है आपका 0.6 F/y। तो यहाँ से F/y की वैल्यू रखोगे तो 150 निकल के आ जाएगा। हाँ जी, इसको भी ज़रूर ध्यान रखना। क्या है ये कि अनुज्ञेय प्रतिबल जो है, अनुज्ञेय तनन प्रतिबलों की मान खंडों की मोटाई पर निर्भर करते हैं। जैसे ये तनन उपांग खंड और उसकी मोटाई और अनुज्ञेय प्रतिबल। अगर मैं बात करूँ कि जो तनन उपांग खंड है वो प्लेट है कोई, या कोणीय खंड है, टी खंड है, चैनल खंड है, आई खंड है, चपटी पत्ती है, अगर ये है और उसकी मोटाई थिकनेस 0 से 20 mm है, तो अनुज्ञेय तनन प्रतिबल 150, 20 से 40 mm है तो 144, और 40 से ज़्यादा है तो 138। ऐसे ही जो अनुज्ञेय तनन प्रतिबल का मान है, अगर जो प्लेट है वो गोलाकार है या वर्गाकार है, और उसकी मोटाई जो है वो 0 से 20 mm के बीच में है, तो 150 mm लेंगे, और 20 mm से अधिक है तो 144 mm लेंगे। तो ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है बात, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तनन उपांग की सामर्थ्य, टेंशन मेंबर की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। तो टेंशन मेंबर की सामर्थ्य P निकालने का फॉर्मूला होता है A नेट × सिग्मा AT अनुज्ञेय तनन प्रतिबल। आया समझ में? परमिसिबल टेंशन स्ट्रेस। अब देखिए ये होता है उसकी स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। बाकी ए नेट कैसे निकालेंगे वो भी आपको इसी आगे वीडियो में पता चलेगा। ए नेट का फॉर्मूला क्या होता है? ए नेट जो है अलग अलग निकालते हैं हम। जैसे ए नेट अगर मैं एकल कोणीय खंड के लिए बात करूं ए नेट की, तो ये होगा 3A1 + A2 /
प्लस यहाँ पे आएगा, रुको एक मिनट यहाँ कुछ गलत हो गया। ए नेट होगा, ए नेट इसके लिए ए नेट A1 प्लस के A2, ये होगा ए नेट, ठीक है भाई। और यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 3A1 प्लस A2 अपॉन A1 प्लस A2, इस तरीके से। तो आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए, खंड का निवल क्षेत्रफल, आगे इसको और भी ड्राइव करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए, खंड का निवल क्षेत्रफल, निवल क्षेत्रफल यानी कि ये शुद्ध क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लो किसी भी तनन उपांग पे कोई भी बल लगा, कोई भी भार आया, लोड आया, और वो जो है क्या होता है कि वो जिस खंड पे टूटेगा उसका क्षेत्रफल ही निवल क्षेत्रफल कहलाता है। तनन उपांग की संपूर्ण लंबाई में स्थित न्यूनतम काट क्षेत्रफल को ही खंड का निवल क्षेत्रफल कहते हैं। तनन उपांग अत्यधिक बल के कारण उसी खंड पे टूटेगा जिसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा। निवल क्षेत्रफल फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है नेट एरिया इज इक्वल टू ग्रॉस एरिया माइनस रिवेट होल, यानी सकल क्षेत्र माइनस रिवेट छिद्रों के लिए कटौती। आगे देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, पीछे बताओ नेट एरिया इंटू एफ टी या सिग्मा ए टी एक ही बात है, और एफ टी बराबर इतना होता है तो ये 150 mm आ जाएगा यहाँ से, और पी इज इक्वल टू होता है नेट एरिया इंटू 150 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोणीय खंडों के लिए शुद्ध क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ और एकल कोणीय खंड है तो नेट एरिया होता है A1 प्लस के A2। यहाँ पे देखना A1 क्या है, ये इतने का एरिया, और A2 क्या है, ये इतने का एरिया, इतने वाली लेग का एरिया और इस वाली लेग का एरिया। आई बात समझ में। तो ये A1 A2, और बाकी अगर मैं देखो K की बात करूँ, देखना अगर मैं K की बात करूँ तो इसकी वैल्यू होती है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। और A1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, A1 की वैल्यू ऐसे निकालोगे कि A1 बराबर होगा L1 माइनस डी और माइनस T/2 इंटू टी, ये तो तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। A2 इस फॉर्मूले से निकालोगे, L2 यानी कि ये माइनस T/2, टी इसकी थिकनेस हो जाएगी, और इंटू टी, ठीक। और डी क्या है, डाया ऑफ रिवेट, रिवेट का डाया। नेक्स्ट देखिए, अब देखो वो एकल के लिए हो गया, अब इसमें डबल के लिए फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो के की वैल्यू है ना वो बदल जाएगी। वहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और डबल है तो इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए नेट निकालने के लिए। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए डबल कोणीय खंड के वो हो गया, ठीक है। इसको हटाओ, इसको मत देखो, इसको देखो डबल कोणीय खंड है बिना टैकिंग रिवेट के, यहाँ पे कोई रिवेट नहीं लगाया है। तो जब कोई रिवेट नहीं लगाया है तब उस कंडीशन में हम के की वैल्यू पहले वाली ले लेंगे 3 वाली, और जो फॉर्मूले हैं बाकी के वो सेम रहने वाले हैं, सिर्फ के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तनन उपांग का अभिकल्पन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखो तनन उपांग का अभिकल्पन, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। सबसे पहले जो भी हमें लोड, देखो एक बात ध्यान रखो, इसका अभिकल्पन करने को आएगा तो वो लोड देगा तुम्हें, ठीक है। लोड देगा 144 किलो न्यूटन बाहर के कारण, इस तरीके से लोड देगा। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी लोड दे उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करके उसका डिज़ाइन लोड निकाल लेना है। अब तुम्हारे पास डिज़ाइन लोड आ गया तो अब तुम्हें जो है उसका ग्रॉस एरिया निकालना है, ग्रॉस एरिया निकालना है, इसको ए ग्रॉस बोलते हैं। तो ग्रॉस एरिया आप निकालोगे इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले से। ये होती है रिवेट की स्ट्रेंथ होती है, कौन सी, ये यील्डिंग स्ट्रेंथ होती है वो उसकी टेंशन मेंबर की यील्डिंग स्ट्रेंथ, यानी कि TDG इज इक्वल टू AG, यानी AG का मतलब है ए ग्रॉस, और FY, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस, और गामा MO, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है।
अब देखिए ये क्या है, ये हमारी इतनी जो है ये स्ट्रेंथ ही तो है, तो इसकी जगह मैं पीटी रख सकता हूँ। अब स्ट्रेंथ है और यही स्ट्रेंथ तुम्हारा जो है भार होती है, लोड होता है यही, यानी कि इतने लोड करने की शक्ति है, लोड को वहन करने की शक्ति है। तो यानी कि कहने का मतलब है इन सब के बराबर मैं डिजाइन लोड रख देता हूँ। तो डिजाइन लोड इज इक्वल टू AgFy अपॉन गामा MO। अब यहाँ से अगर एक ग्रॉस निकालूँ मैं तो एक ग्रॉस की वैल्यू आएगी गामा MO और डी लोड यानी कि डिजाइन लोड अपॉन Fy। आई बात समझ में। यहाँ से एक ग्रॉस निकाल लोगे आप। अब जैसे ही एक ग्रॉस निकल गया तो भागे भागे जाना स्टील टेबल में। स्टील टेबल में एक ग्रॉस वाला जो तुम्हारे पास वैल्यू है उसके आसपास का कोई खंड चुन लो, ठीक है। एक ग्रॉस एरिया वाले मान के बराबर या फिर उसके आसपास मान वाले खंड का चयन करते हैं। यह काम स्टील टेबल से किया जाता है। जब खंड का चयन हो गया, अब उस खंड की हमें निकालनी है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ निम्नलिखित दो तरीकों से निकलेगी। पहला यील्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया एंड दूसरा रप्टर ऑफ नेट एरिया। तो यील्डिंग वाला तो आप ऊपर पढ़ ही चुके हो, TDG इज इक्वल टू AG इंटू FY अपॉन गामा MO। और जो रप्टर के लिए है उसके लिए TDN इज इक्वल टू 0.9 AN और FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ और अपॉन गामा M1। तो ये दोनों फॉर्मूले से स्ट्रेंथ निकालोगे, ठीक है। अब जब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ निकल आएगी, समझना, और स्ट्रेंथ कौन सी निकालोगे, जो आपका इन दोनों में से जो सबसे कम वैल्यू होगी ना वही उसकी खंड की स्ट्रेंथ होगी। अब उस स्ट्रेंथ में लगाना वही 1/2 से भाग, क्यों, क्योंकि शुरुआत में हमने गुणा भी तो किया था। तो अभी तो ये हमारे पास सिर्फ डिजाइनिंग स्ट्रेंथ निकली है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ निकालनी है तो 1/5 से भाग लगाना पड़ेगा। तो जो भी स्ट्रेंथ निकले उसमें 1/5 से भाग लगाना, और जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा बड़ा होना चाहिए किससे, लोड से, लोड के जो बराबर हो या फिर बड़ा हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें फिर खंड का दोबारा चयन करना होगा, फिर से उसकी स्ट्रेंथ निकालनी होगी। आगे बात समझ में। चलिए, अब जब तुम्हारी पता चल गया कि वहाँ भाई ये वाला खंड यूज करना है, तब उस खंड में कितने रिवेट लगेंगे, नंबर ऑफ रिवेट निकालना है। तो नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए अब यहाँ पे करना पड़ेगा हमें रिवेटों का अविकल्पन। तो नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिवेट वैल्यू की आवश्यकता है। तो रिवेट वैल्यू हम जानते हैं PS और PV में से जो कम होती है वो उसकी रिवेट वैल्यू होती है, ठीक है। वो उसकी क्या होती है भाई, वो उसकी रिवेट वैल्यू होती है। तो और PS का फॉर्मूला ये होता है और PV का फॉर्मूला ये होता है। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी, PS और PV में से उसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू कम होगी वो तुम्हारी रिवेट वैल्यू हो जाएगी। अब जब रिवेट वैल्यू आ गई तो उसको ले जाके रख दो रिवेट मान वाले फॉर्मूले में, जहाँ से हम रिवेटों की संख्या निकाल सकें। तो नंबर ऑफ रिवेट क्या होता है, फॉर्मूला फोर्स अपॉन RV यानी कि रिवेट वैल्यू। तो फोर्स यानी कि बल, और बल का मतलब भार, तो भार कितना, लोड कितना दे रखा है वो ले लो, और RV की वैल्यू कितनी आ गई वो रख दो। तो नंबर ऑफ रिवेट यहाँ से आपका निकल आएगा, और इस तरीके से टेंशन मेंबर का क्या अभिकल्पन हो जाएगा। आ गई बात समझ में, पूरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिल्कुल मत करना। लग एंगल क्या है समझाइए। देखिए, जब भी किसी उपांग को गसेट प्लेट पे जोड़ा जाता है, जब भी किसी उपांग को गसेट प्लेट पे, मान लो ये कोई गसेट प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये उपांग जोड़ दिया। अब हमें लगानी है यहाँ पे 3 रिवेट, लेकिन यहाँ पे एक ही रिवेट लग पा रहा है, ठीक है। और जब उसकी लंबाई कम पड़ जाए घसेट प्लेट के आने के लिए और उसमें जो है पर्याप्त रिवेट ना लग सकें, तो हम जो है उसी के नीचे सटा के एक एंगल को ऐड कर देते हैं, और उसमें जो है एक और 2 रिवेट और भर दो, तो 3 रिवेट हो गए। और इसी एंगल को कहते हैं हम क्या, इसी को लग एंगल कहते हैं, ठीक है। तनन उपांगों को गसेट प्लेट के साथ जोड़ते समय यदि उनकी लंबाई कम पड़ जाए तो जॉइंट के लिए पर्याप्त ना हो, तो इस स्थिति में जॉइंट की लंबाई को बढ़ाने के लिए जिन एंगल का उपयोग किया जाता है उन्हें लग एंगल कहते हैं।
बाकी ये डायग्राम दे रखा है, इसको जल्दी से बना लेना। आ जाओ भाई कंप्रेशन मेंबर में। पहला है परिभ्रमण त्रिज्या क्या है, तनुता अनुपात को समझे, अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल। देखिए न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या ये क्या होती है, किसी कंप्रेशन मेंबर की परिभ्रमण त्रिज्या उसके अक्ष से वह काल्पनिक दूरी है जिस काल्पनिक दूरी के वर्ग एवं खंड के क्षेत्रफल का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। यानी I इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। यहाँ से R निकाल लोगे तो परिभ्रमण त्रिज्या निकल आएगी, और R निकालने पे हमारे पास आएगा √I/A। तो ये हो गई आपकी परिभ्रमण त्रिज्या। नेक्स्ट तनुता अनुपात सिलेंडरनेस रेशियो, L इफेक्टिव प्रभावी लंबाई और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के अनुपात को सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम। जो R मिनिमम होता है वही RVV के बराबर होता है। RVV मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये वैल्यू आपको मिलेगी स्टील टेबल में, वहाँ से R मिनिमम आप निकालेंगे। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे है संपीड़न उपांग के लिए तनुता अनुपात के मान। देखिए संपीड़न उपांग के लिए तनुता अनुपात, यदि संपीड़न उपांग में जब चल व अचल भार हो तो लैम्डा की वैल्यू 180 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब अर्थ लोड आ जाए और अर्थक्वेक लोड भूकंप का लोड और विंड लोड को इंक्लूड कर लें तो लैम्डा की वैल्यू 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जब अर्थक्वेक लोड और विंड लोड से उपांग में कोई भी परिवर्तन की संभावना ना हो तो लैम्डा की वैल्यू 350 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल, इसको बोलते हैं हम सिग्मा BC, ठीक है, सिग्मा BC या फिर सिग्मा AC कंप्रेशन। अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल ये क्या होता है भाई, देखो सीधा सा IS कोड 800 इतने के अनुसार 1984 के अनुसार संपीड़न उपांगों में संपीड़न प्रतिबल उसके कुल क्षेत्रफल से 0 पॉइंट इतने का गुणा करके निम्न सूत्र से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मूला देख लो भाई, संपीड़न अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का सिग्मा AC इज इक्वल टू 0.6 FY। यहाँ पे ये दोबारा लिख गया है, एक ही बार FY है, बाकी ये फॉर्मूला है FCC अपॉन FCC की पावर n FY की पावर n और इस पूरे की पावर होल 1/n। अब यहाँ पे देख लो सिग्मा AC क्या है, अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल, FY क्या है, यील्ड स्ट्रेस, FCC है आपका इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, और FCC की वैल्यू होती है इसका फॉर्मूला π² E अपॉन लैम्डा स्क्वायर। E क्या है, E है आपका यहाँ पे यंग मॉडुलस, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 2 × 10⁵। बाकी पाई की वैल्यू आप जानते ही, और लैम्डा की वैल्यू आपको जो है क्वेश्चन में गिवन होगी। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1.4 कांस्टेंट है यहाँ पे n, ये जो पावर चढ़ रही है n की यहाँ पे। अगर स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर की मैं बात करूँ तो वो होता है P इज इक्वल टू A ग्रॉस एरिया, यानी कि ग्रॉस एरिया इंटू सिग्मा AC यानी कि वो है आपकी अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल, परमिसिबल कंप्रेशन स्ट्रेस, ठीक है। और सिग्मा AC की वैल्यू ऊपर बता ही चुके हैं हम। तो सिग्मा AC की वैल्यू ये वाला फॉर्मूला इससे निकालते हैं, यहाँ पे FY निकालेंगे, फिर n कांस्टेंट हो गया ये, FCC की वैल्यू यहाँ पे यंग मॉडुलस सिलेंडरनेस रेशियो, और सिलेंडरनेस रेशियो बता चुके हैं लैम्डा इज इक्वल टू L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। बाकी इसका नोट पॉइंट ये ध्यान रखो, नोट पॉइंट कुछ नहीं है, ये ध्यान रखो अगर L इफेक्टिव को बढ़ाएंगे तो जो स्ट्रेंथ है वो आपकी घट जाएगी, यानी कि L इफेक्टिव का बढ़ना कॉलम के लिए घातक होता है। भाई स्ट्रेंथ ही घट रही है तो क्यों बढ़ाना उसको L इफेक्टिव को। डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखना। निम्न चरण सम्मिलित है। पहला क्या करेंगे भाई संपीड़न मेंबर में, उसकी हम क्या करेंगे,
उसका जो है एक ग्रॉस निकालेंगे पहले। संपीड़ांक के लिए आवश्यक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। स्टील टेबल में जाएंगे, फिर वहाँ से उचित खंड वाला खंड का चयन करेंगे। जब खंड का चयन हो गया फिर उसकी सामर्थ्य निकालेंगे, ठीक है। तन्यता अनुपात और वास्तविक मान जो है लिया जाता है उसी से, और तन्यता अनुपात के लिए सिग्मा AC का अंतर्वेशन किया जाता है। चयनित खंड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। संपीड़ांक के लिए सुरक्षित भार ज्ञात किया जाता है। अगर सुरक्षित भार वास्तविक भार से अधिक है तो अभिकल्पन सही है, अन्यथा किसी अधिक या कम होने पे जो अभिकल्पन है खंड का चयन दोबारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी जालक पद्धति क्या है, इसके प्रकार चित्र द्वारा समझाइए। देखिए जालक पद्धति में क्या होता है, जो आपकी स्टील की छड़ होती हैं उनको हम जो है आपके एक त्रिभुज सा बनाते हुए वो कॉलम की जो वेब फ्लैंज होती है उसके जो है उससे जोड़ देते हैं। वह व्यवस्था जिसमें स्टील की चपटी पत्तियों को या छड़ों को स्तंभों के फ्लैंज के साथ तिरछा रखकर रिवेट या बेल्ट के द्वारा त्रिभुज सा बनाते हुए जोड़ा जाता है, तो इसे जालक पद्धति कहते हैं। अब देखिए, अब ये जो एंगल होता है इनका ये 40 से 70 होना चाहिए, और यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो पिच कहलाती है। टाइप्स ऑफ लेसिंग दो टाइप की होती हैं, सिंगल लेयर और डबल लेयर। ये तो सिंगल लेयर हो गई, अब ऐसे ही ये एक और बार और हो जाए तो ये डबल लेयर लेसिंग हो गई, ठीक है। ये सिंगल लेयर और डबल लेयर। जालक पद्धतियों की विशेषताएं ध्यान से समझना, क्योंकि जो बैटन पद्धति है वो सेम विशेषताएं हैं दोनों की। वाई अक्ष की परिभ्रमण त्रिज्या समतल में स्थित एक्स अक्ष की परिभ्रमण त्रिज्या से कम नहीं होनी चाहिए, यानी RY बड़ा होगा हमेशा या बराबर होगा RX के। संपीड़न उपांग में पूरी जालक व्यवस्था एक समान रखी जाती है। जालक छड़ें कॉलम के साथ इस प्रकार लगाई जाएं कि उनके बीच का कोण 40 से 70 डिग्री का होना चाहिए, ऊपर बताया था मैंने। ये क्या हो गया भाई, 1 मिनट रुकिए, क्या हुआ, आगे नहीं बढ़ना, इसको पीछे भाग रहा है। चल आगे चलो। और देखिए, ठीक है। और जालक छड़ों के लिए जो तन्यता अनुपात है वो 145 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। 145 डिग्री नहीं है, ये वैसी पॉइंट लग गया, 145 से अधिक नहीं होना चाहिए। जालक छड़ों के बीच का अंतराल लैम्डा का 0.7 गुना या फिर 50 से अधिक ना हो। जालक छड़ों के लिए अभिकल्पन हेतु शियर फोर्स का मान कॉलम पर आने वाले भार का 2.5% लिया जाता है। ये चीज़ दो ध्यान रखना। बैटन पद्धति में क्या होता है, जो स्टील की चपटी पत्तियाँ जो होती हैं उनको हम सीधे सीधे ऐसे करके लगा देते हैं, तो यही तुम्हारी बैटन व्यवस्था हो जाती है, जिसमें दो कॉलम के फ्लैंज को एक सीधी चपटी पत्तियों के द्वारा जोड़ दिया जाता है। बैटन पद्धति कहलाती है। और इसकी विशेषता पूछे तो जालक पद्धति वाली विशेषताएँ इसमें लिख देना, ठीक है। आगे आ गया आपका रूफ ट्रस। रूफ ट्रस की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा उसके ट्रस के प्रकार के बारे में बताइए। रूफ ट्रस के यहाँ पे हमको टाइप्स बताने हैं, ठीक है। देखिए, ज़्यादातर रूफ ट्रस जो है ऐसी जगह पे प्रयोग में लाई जाती हैं जहाँ पे हम RCC का उपयोग नहीं कर सकते। RCC का, जैसे अगर बात करूँ मैं रेलवे स्टेशन की, तो वहाँ पे तो काफ़ी बड़ा एरिया होता है, तो वहाँ पे जो है RCC की स्लैब डालना तो संभव नहीं है। RCC वर्क वहाँ संभव नहीं है, तो वहाँ फिर स्टील वर्क किया जाता है, ठीक है। जैसे स्टेशन, जो बस स्टैंड हो गए, ठीक है, औद्योगिक जितने केंद्र हो गए, वहाँ पे क्या है, ये स्टील वर्क ही करा जाता है। जहाँ पर RCC व RBC की स्लैब या छत डालना संभव ना हो, वहाँ पर स्टील की ट्रसों को शीट बिछाकर कवर दिया जाता है, छत कवर दिया जाता है। अधिकतर यह काम रेलवे स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्र, वर्कशॉप आदि में किए जाते हैं। इन ट्रसों को रिवेट या बेल्ट द्वारा जोड़ दिया जाता है तथा ये प्राय RCC स्लैब से हल्के होते हैं। ट्रसों की पूर्ण फ्रेम तब कहलाते हैं जब N की वैल्यू आपकी कुछ नहीं है ये, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ ट्रस। अब ट्रस के टाइप्स और ध्यान रख लेना, ज़्यादा नहीं, 7-8 टाइप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
तो ट्रस के टाइप, एक तो तुम्हारी ये किंग पोस्ट ट्रस हो गई। किंग पोस्ट ट्रस कैसी होती है, इसको त्रिभुज सा बनाना है ऐसे, और यहाँ पे एक लंब डालना और इस तरीके से वी शेप बना देना, किंग पोस्ट ट्रस। ठीक है। क्वीन ट्रस, क्वीन ट्रस में क्या है, ये त्रिभुज बनाओ। ठीक है, ये त्रिभुज बनाओ, यहाँ पे एक जो है आपका रेक्टेंगल जो है ये काम करता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्वीन पोस्ट ट्रस हो गई। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी ट्रसेज हैं जो सरल सी लगे आपको, वो याद कर लेना। ठीक है, और ज़्यादा इजी ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट है आपका ट्रसों में प्रयोग होने वाले विभिन्न पद को समझाइए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टॉप कोण की, यानी कि शीर्ष कोण। प्रमुख राफ्टर को ही शीर्ष कोण कहा जाता है, जो ट्रस के शीर्ष के दोनों सिरों से जुड़ा रहता है। देखिए, ये कोई ट्रस है, इस ट्रस का ये जो भाग है, ये पार्ट, ये राफ्टर कहलाता है, और इसी राफ्टर को ही टॉप कोण कहते हैं। ठीक है, टॉप कोण ये हो गया राफ्टर। लेकिन जो टाई बीम होता है, ये नीचे वाला टाई बीम होता है, इस टाई बीम को कहते हैं बॉटम कोण। ठीक है, बॉटम कॉर्ड। आगे पार्ट यानी कि स्पान। स्पान यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको स्पान कहते हैं। दो आलम्बों के बीच की दूरी को, जहाँ पे दीवार, जहाँ पे ट्रस को जो है दीवार पे रखा जाता है, तो उसे वो उनके बीच की दूरी को स्पान कहते हैं। राइज उठान क्या है, उसकी ऊंचाई, किसकी, ट्रस की ऊंचाई। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है ये इसको कहते हैं राइज। ठीक है, उठान बोलते हैं इसको। तो परिभाषित कैसे करेंगे इसको, कि बॉटम कॉर्ड से, बॉटम कॉर्ड और रिज, रिज होता है ये कैसे होता है रिज, हम देखो यहाँ पे एक ट्रस और ये ऐसे बनी हुई है, ऐसे करके इस तरीके से जो है ये बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से बनी हुई है। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये रिज कहलाती है। तो रिज से जो बॉटम कॉर्ड होती है, टाई बीम, उस तक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को राइज कहते हैं। ढाल तीखा होने पे राइज अधिक हो जाता है। अब देखिए, राइज एच हो गया, तो राइज एच का फॉर्मूला होता है राइज का tan अल्फा इंटू आधा पार्ट। आधा पार्ट ये पूरा पार्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये आधा पार्ट हो गया। ठीक है, पिच क्या होती है भाई, पिच राइज व पार्ट का अनुपात पिच कहलाता है। राइज ये और पार्ट ये, स्पान पूरा बिल्कुल, तो इसका अनुपात पिच कहलाता है। कम पिच होने पर ट्रसों में कम वायुदाब लगता है, लेकिन उससे छड़ की लंबाई बढ़ जाती है। ढाल स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला, ये जो स्लोप होता है, ये ढाल, ये एंगल जो होता है इनके बीच में, स्लोप, इसी को ढाल कहते हैं। टाई बीम यानी कि ये बॉटम कोण और टॉप कोण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। इसका फॉर्मूला राइज अपॉन स्पान बाई 2, यानी आधा स्पान यहाँ से लेके यहाँ तक। पैनल, पैनल क्या होता है, अवयवों का बॉटम कोण तथा टॉप कोण से, अवयवों को बॉटम कोण और टॉप कोण से मिलाने वाले बिंदु को पैनल पॉइंट कहते हैं। दो क्रमागत पैनल पॉइंट के बीच की दूरी को पैनल कहते हैं। ठीक है, नहीं आई बात समझ में। जो बॉटम कोण है और जो टॉप कोण है, बॉटम कोण को टॉप कोण से मिलाने वाले जो पॉइंट हैं उनको कहेंगे हम, आपका क्या कहेंगे, उनको पैनल पॉइंट कहेंगे, और उन्हीं पैनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी उनको पैनल कहेंगे। परलिन क्या होता है, ये एक प्रकार की धरन होती है। वह धरन जो टॉप कोण के लंबवत दूरी, टॉप कोण के लंबवत के दूसरी टॉप कोण पर डाली जाती है, उसकी दूरी निर्धारित होती है ताकि रूफ कवरिंग फिक्स हो सके। देखिए, परलिन सिंपल सा इतना समझो, यहाँ पे देख लो, जैसे ये आपकी कोई ट्रस है इस तरीके से, और ये दूरी रिज होती है ये वाली। ठीक है, अब इस दूरी के अलावा जो इनकी जो ये वाली कोण मिलाई जाएंगी इस तरीके से, ये अंदर वाली मिलाई जाएगी इस तरीके से, तो ये जो छड़ें होंगी इन्हीं को परलिन कहेंगे। रिज मैंने बता दिया आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है रिज कहलाती है। छत कैंचियों के शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली रेखा को रिज लाइन कहा जाता है। शीर्ष बिंदु ये शीर्ष रेखा कहा जाता है और रिज रेखा कहा जाता है। इसको कूट रेखा के नाम से भी जानते हैं। यह रेखा परलिन के समांतर लेकिन शीर्ष पर होती है। नेक्स्ट क्या है, ब्रेसिंग। जब वायुदाब
टॉप कोण पर बॉटम कोण पर अत्यधिक होता है। जब वायु दाब टॉप कोण और बॉटम कोण पर अत्यधिक होता है, तो बॉटम कोण व टॉप कोण को जोड़ते हुए कुछ अवयव लगाए जाते हैं जिन्हें ब्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे ये जो अवयव हो गए ये वाले, ये ब्रेसिंग सिस्टम है ये सब। ठीक, बे क्या है? क्रमागत रूप से डाली गई ट्रसों के बीच की दूरी को बे कहते हैं। यह दूरी स्पान से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉलम बेस। कॉलम बेस क्या है? स्तंभ आधार। इसके कितने प्रकार हैं? और स्लैब आधार का अभिकल्पन कीजिए। इस अभिकल्पन को मत करना तुम, बाकी इतना ही देख लो। देखिए कॉलम बेस क्या होता है, स्लैब आधार। संरचना के भार को अवमृदा यानी सबसॉइल पर स्थानांतरित करने के लिए नींव का बनना अति आवश्यक है। स्टील के स्तंभ के फ्लेंजेस पर कवर प्लेट लगाकर धारड़ प्लेट से कनेक्ट कर दिया जाता है। धारड़ प्लेट के नीचे कंक्रीट ब्लॉक डाला जाता है। ये आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये कॉलम हो गया और यहाँ पे ये कंक्रीट ब्लॉक हो गया। इसके ऊपर ये बियरिंग प्लेट है। क्या है ये यहाँ पे बियरिंग प्लेट है। स्तंभ आधार के प्रकार दो तरीके का होता है स्तंभ आधार। एक तो स्लैब बेस होता है और दूसरा गसेटेड बेस होता है। स्लैब बेस कौन सा होगा? जो सिर्फ स्लैब ही डली होगी, जिसमें यहाँ पे हम क्लीट एंगल लगा देंगे इस तरीके से, और उसमें जो है गसेट नहीं लगी होगी, गसेट प्लेट नहीं लगी होगी। देख लो आगे स्लैब बेस। जब किसी कॉलम को एंगल सेक्शन से जोड़कर बियरिंग प्लेट के साथ कंक्रीट ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है तो इसे स्लैब आधार कहते हैं। इसमें कवर प्लेट और एंगल सेक्शन के माध्यम से सब सॉइल पर जो वजन है उसको ट्रांसफ़र करा जाता है। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, कॉलम, ये एंगल सेक्शन हो गया इधर, ये हमने जो यहाँ पे बोल्ट लगा दिए बियरिंग प्लेट के साथ में, और अब जो है यहाँ पे ये कंक्रीट ब्लॉक है नीचे। अब गसेटेड आधार क्या होगा? इसमें हम गसेट प्लेट का यूज़ करेंगे भाई। देखो यहाँ पे हमने ये गसेट प्लेट लगाई रखी है यहाँ पे, और ये रिवेटिंग कर रखी है तो स्लैब बेस की तरह ही, लेकिन इसमें गसेट प्लेट लगा देते हैं थोड़ी मजबूती के लिए। जब किसी स्तंभ को गसेट प्लेट के साथ जोड़कर बियरिंग प्लेट के साथ कंक्रीट ब्लॉक से कनेक्ट करा जाता है तो इसे गसेट आधार कहते हैं। ये स्लैब बेस से अधिक बाहर वहन करने की क्षमता रखते हैं। इनकी सामर्थ्य अत्यधिक होती है। इनका अभिकल्पन क्या है? पहले धारड़ प्लेट का अभिकल्पन करो, फिर गसेट प्लेट का अभिकल्पन, रिवेट व्यवस्था का अभिकल्पन और कंक्रीट ब्लॉक का अभिकल्पन। तो ये 3-4 तरीके हैं इनके अभिकल्पन के। पहला धारड़ प्लेट जो बियरिंग प्लेट है उसका अभिकल्पन करो, देन गसेट प्लेट का, और फिर रिवेट का, और देन कंक्रीट ब्लॉक का। बुलटअप बीम आ गए भैया। अब संगठित धरने क्या होती हैं विस्तार से समझाइए। देखो मार्केट में तुम जानते हो आई सेक्शन मिलता है, बिल्कुल। जब हमें आई सेक्शन से भी अधिक, समझ रहे हो, आई सेक्शन से भी अधिक भारी सेक्शन की आवश्यकता हो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोड सहन कर सके, तो हम जो है इन धरनों का यूज करते हैं। जब आई सेक्शन से अत्यधिक भार के कारण आई बेंडिंग से बचने के लिए अन्य प्लेट को रिवेट या बेल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है तो ऐसे बीम को बुलटअप बीम कहते हैं। ये प्लेट फ्लेंज के साथ जोड़ी जाती हैं। जब धरनों में स्पान और लोड ज़्यादा हो जाता है तो उसमें बेंडिंग समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे बचने के लिए संगठित धरनों का उपयोग किया जाता है। जो प्लेट फ्लेंज के साथ लगाई जाती हैं उन्हें कवर प्लेट कहते हैं। इस तरीके से देखो ये आई सेक्शन था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने ये कवर प्लेट लगा दी भाई, जिससे कि ये आई सेक्शन ज़्यादा लोड सहन कर पाए, तो इसी को बुलटअप बीम कहते हैं, संगठित धरने। अब संगठित धरनों के बाद में एक और चीज़ आएगी, पता है, प्लेट गर्डर, वो आगे है। देखिए अब ये बीम वाला चैप्टर आ गया। बीम वाला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना।
थोड़ा मैं वही पानी पी लूँ, बोलते बोलते मेरा गला भी जो है सूख सा गया है। चलिए देखिए इसमें भाई, इसमें है धरणों से संबंधित महत्वपूर्ण पदों को समझाइए। संपीड़न या तनन में बंकन प्रतिबल। अब देखो संपीड़न में बंकन या फिर तनन में बंकन दोनों एक ही होता है, बराबर होते हैं दोनों, इतना समझ लो। तो संपीड़न या तनन में बंकन प्रतिबल यानी बेंडिंग जो स्ट्रेस है वो, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस ये देखो, जब किसी धरन पे भार लगता है तो उस पर शियर फोर्स आरोपित होता है, जिसके कारण धरन के ऊपरी भाग में संपीड़न प्रतिबल और निचले भाग में तनन प्रतिबल आ जाता है। ऊपरी भाग में संपीड़न प्रतिबल सिग्मा BC और नीचे भाग में तनन प्रतिबल सिग्मा BT। ये दोनों हालांकि बराबर होते हैं, तो इसीलिए इनको हम लिख लेते हैं सिग्मा B। C और T हटा देते हैं, सिग्मा B लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, कहाँ गए, ये रहे। जिसके कारण धरन में नमन आघूर्ण यानी बेंडिंग मूवमेंट जो है वो उत्पन्न हो जाता है, और उस बेंडिंग मूवमेंट को हम निम्न फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, जो कि ये है आपका फॉर्मूला M = Z × सिग्मा B, ठीक है। M है आपका बेंडिंग मूवमेंट और आपका Z है आकृति मापांक, और सिग्मा B जो है वो है आपका अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बात आ गई समझ में भाई, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। बंकन प्रतिबल क्या होता है, बंकन प्रतिबल या बंकन आघूर्ण की बात है। अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल, अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल ये होता है, और ये जो है बराबर होता है, इसका फॉर्मूला 0.6 F/K। सिग्मा BC या सिग्मा BT का फॉर्मूला बराबर होता है 0.6 F/, और F/, की वैल्यू होती है 250, तो वहाँ से आप निकाल लेंगे इसको, ठीक है। IS कोड के अनुसार संपीड़न एवं तनन में अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल निम्न होता है, निम्न फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। कर्तन या अपरूपण प्रतिबल, शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस, उसमें जब बाहर लग रहा है तो उसमें शियर स्ट्रेस उत्पन्न हो रही है, तो शियर स्ट्रेस को किस फॉर्मूले से निकालते हैं वो देखो। यदि संपूर्ण काट पर कर्तन प्रतिबल समान लिया जाए तो कर्तन प्रतिबल निम्न सूत्र से लिया जाता है, जो कि होता है आपका τVA = V/D × TW। TW मतलब जो वेव की थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस ऑफ वेव वो TW, और ये उसकी डेप्थ हो गई। वो V क्या है, V शियरिंग फोर्स ऑफ द सेक्शन, और सिग्मा VA क्या है, शियरिंग स्ट्रेस, और D आपका डेप्थ, और आपका TW थिकनेस ऑफ फ्लैंज और थिकनेस ऑफ वेव। अब अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल, अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल कितना होता है, जो ये होता है τVA = 0.4/, ठीक है, और 0.4/, होता है, या फिर इसको हम 100 ले लेते हैं, ठीक है। और जो ऊपर हमने निकाला था अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल, अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल, इसको या तो इतना ले लो या फिर 165 Nm/mm² ले लो, ठीक है। आगे क्या है, प्रतिरोध, हाँ नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध बंकन आघूर्ण। प्रतिरोध आघूर्ण बेंड, जो आपका रेसिस्टेंस मूवमेंट होता है वो क्या है, अनुलंब भारों के कारण धरन जितना नमन के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसे धरन का प्रतिरोध आघूर्ण कहते हैं। प्रतिरोध आघूर्ण MR बराबर होता है Z × सिग्मा B, ठीक है, ये होता है Z × सिग्मा B। आगे देखिए, धरणों में विक्षेप डिफ्लेक्शन, धरणों में डिफ्लेक्शन विक्षेप, देखिए विक्षेप कैसे निकालते हैं धरणों में। जब धरणों में भार लगता है तो नमन के कारण धरणों में विक्षेप भी आ जाता है। धरणों का मध्य भाग या फिर एक भाग अपनी एक सिरा जो है अपनी मूल स्थिति से
नीचे की ओर झुक जाता है, बेंड हो जाता है, तो इसी झुकाव को विक्षेप कहते हैं। इसका सूत्र निम्नलिखित है। ये के है कोफिशिएंट है ये, ठीक है, और डब्ल्यू क्या है, ये लोड है, और एल है लेंथ, और ई क्या है यहाँ पे, ई यंग मॉडुलस, और आई है आपका जड़त्व आघूर्ण। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अनुज्ञेय विक्षेप। अब देखो ये धरणों में विक्षेप हो गया, लेकिन अनुज्ञेय विक्षेप का फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा इज इक्वल टू एल बाई 325 यानी 325। ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और जो प्रेस बीम के लिए 2L इतना हो जाएगा, ठीक है। और जो के था इसमें, के की वैल्यू होती है 5/384, के की वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धरनों का अभिकल्पन किस प्रकार किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बीम की डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए धरनों का अभिकल्पन कैसे करेंगे। मान लो तुम्हें कोई लोड दे दिया गया, अब तुमसे कह दिया गया कि भाई हमें सेक्शन बताइए और इनका जो धरन है, बीम है, उसका अभिकल्पन करो। तो सबसे पहले धरन में दो प्रकार के भार होते हैं, एक तो चल भार और एक अचल भार। धरन का स्वयं का भार निम्न सूत्र से निकाला है, तो उसका सेल्फ लोड जो है वो 2% बढ़ा के लिया जाता है, ठीक है। जो उसका सेल्फ लोड है, जनरली इस फॉर्मूले से निकाल लो, नहीं निकालना, तो जो धरन का सेल्फ लोड है वो जो लोड दिया है उसका 2% जो है बढ़ा के लिया जाता है। अगर प्रभावी विस्तृति निकालनी, इफेक्टिव स्पान निकालना, तो L इज इक्वल टू कैपिटल L प्लस बी। कैपिटल L शुद्ध विस्तृति और V है धारण लंबाई। भारों के अनुसार आप बंकन आघूर्ण का मान ज्ञात कर लो, ठीक है। पहले अब निकाल लो इसमें बेंडिंग मोमेंट, बंकन आघूर्ण किससे निकालेंगे, सिग्मा बी से, क्या होता है M/Z, ठीक है। अब ये निकल आया, उसके बाद आकृति मापांक यानी Z की वैल्यू निकाल लो। तो Z की वैल्यू इसी से निकाल लो, M/σb, ये उल्टा हो जाएगा बस, और क्या है। फिर खंड, अब देखो, अब तुम्हें आकृति मापांक जैसे ही मिला वैसे ही भागते हुए जाना स्टील टेबल में, वहाँ से खंड चूज कर लो। आकृति मापांक का जो मान आया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर उसकी जो है आसपास की वैल्यू को चयन कर लो। तो जब चयन कर लोगे तो अब उसकी हमें जांच करनी है। पहला बेंडिंग में जांच करेंगे, शियर में जांच करेंगे और डिफ्लेक्शन में जांच करेंगे। जांच करने के लिए वही फॉर्मूले हैं जो पीछे आप पढ़ चुके हो, ये फॉर्मूले, ठीक है, यही फॉर्मूले। अब इनका फॉर्मूले का यूज क्या है, मान लो इसका फॉर्मूले का यूज करके तुमने जो वैल्यू निकाली वो कम होनी चाहिए 165 से, समझ में आया ना, 165 से कम होनी चाहिए, वो 165 से कम हो, या फिर जो लोड दे रखा है उसके कम हो, और ये इससे कम होनी चाहिए और ये इससे कम होनी चाहिए। तो ये कंडीशन दे रखे हैं यहाँ पे तुम्हें बताया गया है, समझाया गया है, इसको समझ लेना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जब भी किसी बीम पे इस तरीके से लोड लगता है तो उस पर 3-4 चीज़ें काम करती हैं। पहला, लोड लगेगा तो उसमें बेंडिंग यानी कि वो झुक जाएगा, नमन हो जाएगा, मुड़ जाएगा, बेंडिंग उत्पन्न होगा, बेंडिंग मूवमेंट। और जब बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न हुआ तो लोड लगने के कारण उसमें शियर फोर्स भी क्रिएट होगा, शियर फोर्स के कारण उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, फिर वेव क्रिपलिंग होगी, वेव क्रिपलिंग और वेव बकलिंग। वेव बकलिंग का है मतलब है कि ये जो वेव है पूरी तरीके से इस तरीके से इधर जो है झुक जाए, इस तरीके से झुक जाए, यानी कि भार के कारण ये झुक जाए, बेंड हो जाए, तो वेव बकलिंग। और क्रिपलिंग है ये किसी एक ही जगह से, किसी पॉइंट से ही जो है झुक जाए वहीं से, तो ये वेव क्रिपलिंग होगी, ठीक है। इसके लिए यूज़ करते हैं हम बेंडिंग इक्वेशन का, यहीं से वो फॉर्मूले निकले थे जो पीछे आप पढ़ चुके हो, M/A इज इक्वल टू सिग्मा AB अपॉन बाई। यहाँ से अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट निकालूँ तो सिग्मा B इज इक्वल टू निकल के आएगा M/बाई/I, और बाई/I बराबर होता है 1/Z। तो 1/Z रख के मैंने ये निकाल लिया, ठीक है, और ये इतना आ गया। ऐसे ही शियर फोर्स निकाल लेना और ऐसे ही डिफ्लेक्शन। लास्ट चैप्टर है भाई आपका इस्पातीय संरचना, कैंचियों का उत्थापन या निर्माण विधि उनकी समझाइए। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इसको जो है पढ़ जाना, इसमें मैंने लिख रखा है, यही है बस, ज़्यादा नहीं है।
तो ये आपका भाई DSS कंप्लीट हो चुका है भाई साहब, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और शाम को न्यूमेरिकल वाला पार्ट